मध्य प्रदेश में काफ़ी दिनों बाद एग्ज़ामों का सिलसिला जारी हुआ है और इस समय मध्य प्रदेश में बहुत दिनों बाद एग्ज़ाम के होने का सिलसिला जारी हुआ है और इस समय वर्ग 3 के शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के एग्ज़ाम हो रहे हैं। और इस वर्ग 3 में जो एक टॉपिक से क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं वो टॉपिक है, मैं इस पर कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं। उस टॉपिक का नाम है उपग्रह एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आज का हमारा ये वीडियो उपग्रह एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित है। आज हम जो पहले आए हुए इस टॉपिक से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन है उनको भी शामिल करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक में हम उन क्वेश्चनों को भी शामिल करेंगे जो भविष्य में आ सकते हैं। तो जो लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं उनके लिए खास तौर पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को देखने के साथ साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि आप लगातार चीज़ों को लिखते जाएं, जिसमें आपका ये टॉपिक जो उपग्रह एवं संचार प्रौद्योगिकी का है, स्पेस टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाए। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसको कहते क्या हैं। तो भाई इस टॉपिक को कहते हैं उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। बेसिकली इससे संबंधित मैं बहुत से लेक्चर पहले भी अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए है इंडिविजुअल, मैं उनको ये सभी लेक्चर जो उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर हैं मैं उनको अपनी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई हैं उन पे उपलब्ध करा दूंगा। आप वहाँ से भी जाकर इनका इंडिविजुअल लेक्चर देख सकते हो कि जैसे इसरो की स्थापना कैसे और कब हुई, साथ ही साथ यान क्या है, व्हीकल क्या है, रॉकेट क्या है, कहाँ कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, इस सब के बारे में पहले भी लेक्चर डाल चुका हूँ। लेकिन जो ये लेक्चर अब होने वाला है ये इसमें बिल्कुल A to Z फैक्ट में और विशेष रूप से कुछ संक्षिप्त जानकारी के साथ A to Z अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में हम जानेंगे और इसी लेक्चर में हम उन सभी चीज़ों को ये भी समझेंगे कि भाई इनका अस्तित्व किस समय और किस रूप में हुआ है। ठीक है, तो जिनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, बड़े रूप में ब्रॉड रूप में पढ़ना है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप जाके वहां से भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में हम भारत की स्थिति से लेकर और वर्तमान स्थिति तक देखेंगे। भारत में कैसे ये उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई यहाँ से लेकर और अब तक इसने क्या क्या प्रगति की है, कौन कौन से मिशन किए हैं, सब चीज़ों को देखेंगे। इसी लेक्चर में हम शामिल करेंगे चंद्रयान फर्स्ट क्या है, चंद्रयान 2 क्या है, मंगल मिशन क्या है, आदित्य मिशन क्या है, इन तमाम प्रकार के मिशनों को शामिल करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को बिना स्किप किए हुए सभी चीज़ों को नोट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इतिहास के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो भाई इतिहास की अगर हम बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले जो पहला मुद्दा आता है वो है इसरो का गठन। चलिए भाई सब लोग लिखते रहिए इस चीज को, ये लेक्चर थोड़ी सा लंबा होने वाला है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इसरो का गठन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका सबसे पहले हम इतिहास देख लेते हैं। भाई इसरो के गठन के पहले हमारे देश में और क्या क्या हुआ जिस कारण इसरो का गठन हो सका। तो चलिए, हमारे देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या नाम था? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हीं के प्रयासों से इनने बहुत प्रयास किए, काफ़ी प्रयास किए और इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था इसरो। डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से इसरो की पूर्व संस्था, जिसे इसरो की पूर्व संस्था कहते हैं, याद रखिएगा इसरो की जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते रहिए भाई। इसरो की पूर्व संस्था जिसका नाम था इनकोस पार। क्या नाम था? इनकोस पार।
इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 1962 में। बिल्कुल यही संस्था ही इसरो के गठन का कारण बनी। तो ये इसरो की पूर्व संस्था थी, बेसिकली एक समिति थी जिसका गठन विक्रम साराभाई ने 1962 में किया था। क्या नाम था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसको इसरो की पहले की संस्था कहते हैं। इसी का पुनर्गठन करके ही इसरो का गठन किया गया था। याद रखिएगा, इन कोषपार का ही पुनर्गठन करके इसरो का गठन किया गया था। तो इन कोषपार का गठन कब किया गया? 1962 में। चलिए इसके बाद देखिए क्या हुआ। 1962 को देखिए क्रमबद्ध रूप से यहां से देख लेते हैं। 1962 में क्या बना? इन कोषपार बना। ये इसरो की पूर्व संस्था है और भारत की पहली उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की संस्था है। याद रखिएगा, भारत की पहली उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की संस्था है। इसके बाद 1963 में देखिए क्या हुआ। 1963 में भारत ने अमेरिका से एक उपग्रह आयात किया, जिस उपग्रह का नाम था नाइक अपाचे। याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में आ सकता है आपके एग्जाम में। भारत ने अमेरिका से एक रॉकेट आयात किया। ये क्या था? रॉकेट था। इस रॉकेट का नाम क्या था? नाइक अपाचे। अब भाई इस रॉकेट को भारत लाया गया और लाने के बाद जरूरत हुई कि भाई इस रॉकेट को भेजा कहां से जाए। भाई रॉकेट तो आ गया, यान तो आ गया, लेकिन इसको भेजा कहां से जाए। इसके लिए भारत के वैज्ञानिक ने, विशेष रूप से विक्रम साराभाई ने क्या किया? नवंबर 1963 में नाइक अपाचे को लॉन्च करने की व्यवस्था की। कहां की भाई? TERLS में। ये एक केंद्र था। ये क्या है भाई? केंद्र था। याद रखिएगा, क्रम से समझा रहा हूं। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी या उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब से हुई? आप कह सकते हो 1962 से। इसरो की पूर्व संस्था का नाम क्या है? इन कोषपार। इस संस्था का गठन किसने किया था? विक्रम साराभाई ने। इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई। याद रखिएगा इस चीज को, इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई, यही संस्थापक हैं और यही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत के जनक भी हैं। भारत में स्पेस प्रोग्राम के जनक अगर परीक्षा में आता है, कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, तो भाई अमेरिका से ले लिया गया रॉकेट जिसका नाम था नाइक अपाचे। इसको लॉन्च कब किया गया? इसको भेजा कब गया? इसको उड़ाया कब गया? तो नवंबर 1963 में। कहां से उड़ाया गया? TERLS से। कहां है ये केंद्र था? तो भाई कहां है केंद्र ये? तो ये केंद्र था थुम्बा। एक स्थान था कहां? तिरुवनंतपुरम में। आज का जो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। भैया तिरुवनंतपुरम कहां है? तो तिरुवनंतपुरम है भाई केरल में। याद रखिएगा, केरल में। तो भाई इसको लॉन्च कहां से किया गया? नाइक अपाचे से। याद रखिएगा, भारतीय भूमि से कोई चीज उड़ने वाली जो मानव ने बनाई हो यही है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं उड़ी है। टीपू सुल्तान के रॉकेटों को छोड़ दें तो। ठीक है, तो भारत में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत इसी उपग्रह को जमीन से लॉन्च करने के बाद हुई। नाम क्या था? नाइक अपाचे। कहां से खरीदा था? अमेरिका से। कहां से लॉन्च किया गया? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये कहां है? थुम्बा है एक स्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल। थुम्बा भाई याद रखिएगा, थुम्बा बड़ी दिक्कतों से, परेशानियों से TERLS केंद्र स्थापित हो सका। भारत ने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ही कम संसाधनों में की थी। हमारे देश में सरकार के पास तकनीकी और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साधन नहीं थे। तो विक्रम साराभाई ने क्या किया? केरल के थुम्बा नामक स्थान पर एक चर्च था जिसका नाम था सेंट मैरी चर्च। याद रखिएगा, सेंट मैरी चर्च। यहाँ एक गौशाला थी, वहीं पर इस रॉकेट को लॉन्च करने की व्यवस्था की गई थी। क्रमशः सुनते रहिए। तो TERLS का गठन कब किया गया? 1963 में। इसे लॉन्च कब किया गया? नवंबर 1963 में। इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ, जब हमने ये पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया तो भाई इस विक्रम साराभाई ने भारत सरकार से सहयोग की मांग की और भारत सरकार ने सहयोग दिया भी। अब समय आ गया कि इन कोषपार का नाम परिवर्तित करके एक नई संस्था का गठन किया जाए और इस संस्था का नाम था इसरो। अब भाई इसरो का गठन कब किया गया? ध्यान से सुनिएगा, इसरो का गठन कब किया गया? तो इसरो का गठन किया गया 15 अगस्त 1969 में। इसरो का गठन कब किया गया? 15 अगस्त
1969 में। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। भारत की स्पेस प्रोग्राम का उत्तरदायित्व इसी पर है, वर्तमान में किस पर है? इसरो पर है। इसका गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 में। इसके बाद देखिए, इसरो का जब गठन किया गया तो इसरो के गठन के प्रमुख सहयोगी कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष। मैं बात कर रहा हूं किसकी? प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। याद रखिएगा, यही विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए, इसरो किसके नियंत्रण में कार्य करता है? इसरो किसके नियंत्रण में काम करता है? कोई ना कोई तो इसके किसी ना किसी के नियंत्रण में तो काम करता होगा। तो इसरो नियंत्रण में काम करता है अंतरिक्ष विभाग के। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। किसके नियंत्रण में? DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में इसरो काम करता है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? विक्रम साराभाई। अब देखिए, इसरो है कहां पे? तो भाई इसरो है कहां पर है? इसरो बेंगलुरु में इसका केंद्र है, मुख्यालय है। ये कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो भाई इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? वर्तमान प्रमुख, याद रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं? वर्तमान प्रमुख की। तो इसरो के वर्तमान प्रमुख जो हैं वो 11वें नंबर के हैं। याद रखिएगा, कितने नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। 11 प्रमुख इसके बन चुके हैं। 10 प्रमुख बन चुके हैं, 11वें बने हैं। नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो के 11वें प्रमुख यहां पर लिख दे रहा हूं। 11वें प्रमुख जो हैं वो हैं 11वें प्रमुख, नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। इनको अभी हाल ही में बनाया गया है 2022 में। याद रखिएगा, जनवरी 2022 में। ठीक है, तो इसरो के 11वें प्रमुख हैं। अब भाई पूछ ले कि 10वें प्रमुख कौन है? तो 10वें प्रमुख हैं इसके के सिवान। कौन थे? के सिवान। इस चीज को याद रखिएगा। इसरो के 11वें प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के 10वें प्रमुख कौन है? के सिवान। अब देखेंगे इसरो का लक्ष्य क्या है। तो भाई इसरो का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है? ठीक है, तो भाई इसका टारगेट क्या है? तो इसका है शांति कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कौन सी प्रौद्योगिकी? शांति कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा, शांति के कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या मानव सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा, मानव सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। परीक्षा में आ सकता है कि इसरो का या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्या लक्ष्य है? तो क्या लक्ष्य है? मानव सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या शांति के कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। जो भी ऑप्शन में हो उसको क्लिक करिएगा। इसके बाद देखिए, ध्यान से फिर से इसको समझें। इसरो का गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसरो का गठन किस संस्था से किया गया, किस समिति से किया गया? इन कोसपार मैंने लिख दिया है। इसरो का गठन में किसका प्रमुख योगदान था? तो भाई विक्रम साराभाई का लिखा है। इसके बाद इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। इसरो किसके नियंत्रण में काम करता है? अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में काम करता है। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? कितने नंबर के हैं? 11वें नंबर के। नाम क्या है? एस सोमनाथ। इसरो के पहले प्रमुख कौन? इसरो के 10वें प्रमुख कौन थे? नाम था के सिवान। इसी साल रिटायर्ड हुए हैं और उनके स्थान पर आ गए हैं एस सोमनाथ। कौन आगे हैं? एस सोमनाथ। वो देखने से पहले ये देख लेते हैं कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई हमें यदि अंतरिक्ष में कोई उपग्रह लगाना है, अगर अंतरिक्ष में कोई चीज स्थापित करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? क्या हमारे पास वो सभी चीजें हैं? क्या उन सभी चीजों का हम सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं और वो कैसे काम करती हैं? तो चलिए एक छोटा सा 2 मिनट का समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं ये टॉपिक क्या है। तो भाई इस टॉपिक का अर्थ है कि वर्ग 3 में ये टॉपिक रखा गया है जिसके अंतर्गत वो
जो रखने वाले व्यक्ति हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भाई व्यक्ति को स्पेस प्रोग्राम के बारे में कितनी समझ है, जानकारी है। क्यों? क्योंकि भविष्य यही है। आप टीचर बनेंगे, बच्चों को अगर आप जागरूक रहेंगे, आप परिचित रहेंगे, तो आप बच्चों को भी अच्छे तरीके से पढ़ा पाओगे। इसीलिए इस टॉपिक को रखा गया है। क्यों? क्योंकि स्पेस प्रोग्राम या स्पेस टेक्नोलॉजी का पिछले 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। हमारे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो संचार के क्षेत्र में हो, चाहे कंप्यूटर इंटरनेट के क्षेत्र में हो, चाहे मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, या निगरानी के क्षेत्र में हो, गुप्त एजेंसियों के क्षेत्र में हो, मौसम की भविष्यवाणी के क्षेत्र में हो, समुद्री निगरानी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो भाई ऐसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको, किसी भी देश को इसे स्थापित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होता है एक केंद्र जहां से हम लॉन्च करेंगे। अभी देखिए, हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी, केंद्र, सेंटर चाहिए है। भाई किसी भी काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक, एक निश्चित जगह पर क्या चाहिए होता है? सेंटर। फिर चाहिए होता है हमको यान, यान का व्हीकल, क्या व्हीकल चाहिए। और तीसरा चाहिए होता है हमको उपग्रह, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। याद रखिएगा, कौन सा सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, कौन सा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेकिन इन सबके साथ साथ हमें इन चीजों का उपयोग करने की क्या आनी चाहिए? तकनीकी, मतलब टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तीनों चीजें हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है तो काम नहीं बनता। जैसे पाकिस्तान के पास केंद्र भी है, यान भी है, उपग्रह है, लेकिन फिर भी हमारे स्पेस प्रोग्राम के समकक्ष वो किसी भी रूप में नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है भाई? टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है। अब देखेंगे, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेंटर जो है, तो भाई हमारे पास इस अंतरिक्ष में यान को भेजने के लिए 2 सेंटर हैं। याद रखिएगा, कितने सेंटर हैं भारत में? भारत के पास 2 सेंटर हैं। कितने सेंटर? 2। देखिए, भारत के पास जो सेंटर है वो कितने हैं? 2 हैं। पहला जो सेंटर है उसका नाम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, TERLS। ये कहाँ है भाई? केरल में है, ठीक है। TERLS, यहां से साउंडिंग रॉकेट भेजे जाते हैं। साउंडिंग रॉकेट विस्तार से जब क्लास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं। TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। दूसरा हमारा जो केंद्र है उसका नाम है सार केंद्र। क्या नाम है? सार केंद्र। ये कहां है भाई? तो भाई सार केंद्र है श्रीहरिकोटा द्वीप पर। श्रीहरिकोटा द्वीप पर, श्रीहरिकोटा द्वीप आपने भी सुना होगा। ये आंध्र प्रदेश में द्वीप है जो पुलिकट झील पर स्थित है। कहां पर? पुलिकट झील पर स्थित है श्रीहरिकोटा। और किस राज्य में पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। तो भारत के पास कितने सेंटर हैं? 2, एक TERLS और एक सार। अब यान की बात कर लेते हैं, भारत के पास यान है कि नहीं है। तो देखिए, भारत के पास, भारत ने 1970 के दशक से और अभी 2022 चल रहा है भाई, यहां तक के टाइम पीरियड में भारत ने 4 यान डेवलप किए हैं, ठीक है। कौन कौन से यान? 4 यान। कितने यान? 4। एक का नाम है SLV, एक का नाम है ASLV, एक का नाम है PSLV और एक का नाम है GSLV। इसके तो भाई काफ़ी वर्जन है, इसके भी काफ़ी वर्जन है। ये शुरुआती यान थे, SLV और ASLV। SLV का इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान। अगर आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं SLV के बारे में, तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर उस पर क्लिक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। इसकी लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, बाकी बहुत सारी चीज़ें, ये क्यों विकसित किया गया। एक होता है ASLV, ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल में लिंक में दिया हुआ है। फिर है PSLV और GSLV, ठीक है। लेकिन थोड़ी सा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हो सकता है, उसको देख लेते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब देख लेते हैं, ये जो यान है ये 4 चरणीय है। कितने यान हैं? चरणीय हैं, 4 चरणीय, इसके 4 स्टेज हैं। ठीक है, 4 चरणीय है और चारों चरणों में जो ईंधन भरा जाता है वो कैसा है? ठोस है। इस यान का विकास जो किया गया था वो विकास किया गया था 1979 में। इस यान का विकास कब किया गया था? 1979 में। लिखते रहिए सभी चीजों को, 1979 में। इससे जो पहला मिशन किया गया, प्रथम मिशन, और जो उपग्रह भेजा गया उसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी सीरीज का। 1979 में ही इसका विकास किया गया। इससे पहला मिशन जो किया गया उससे कौन सा उपग्रह भेजा गया, कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया, कौन सा कृत्रिम उपग्रह भेजा गया, तो नाम था रोहिणी। ठीक है, लेकिन ये भेजा तो गया लेकिन ये असफल हो गया, सफल नहीं रहा भाई। ठीक है, इसके बाद इससे तुरंत दूसरा मिशन किया गया 1980 में। याद रखिएगा, भारतीय भूमि से स्वदेशी तकनीक से किया गया पहला मिशन, भारतीय भूमि से स्वदेशी तकनीक से किया गया पहला मिशन 1979 में कौन सी यान से किया गया था? SLV यान से। किस उपग्रह को लेकर किया गया था? रोहिणी के लिए, लेकिन ये असफल हो गया था। ठीक है, ये परीक्षा में बहुत बार आए हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय भूमि से किया गया पहला सफल मिशन, तो पहला सफल मिशन किया गया था 1980 में। ये इस यान का द्वितीय मिशन था और ये मिशन किस उपग्रह के लिए किया गया था? तो ये भी रोहिणी सीरीज के उपग्रह के लिए किया गया था। कौन सी सीरीज के लिए? रोहिणी सीरीज के उपग्रह। तो याद रखिएगा, इसका पहला मिशन कब किया गया था? 1979 में, 1979 में। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन करते रहिए। SLV का पहला मिशन 1979 में किया गया था रोहिणी उपग्रह के लिए और इसका पहला सफल मिशन किया गया था 1980 में, द्वितीय मिशन रोहिणी उपग्रह के लिए। अब देखिए, इसके बाद देखते हैं ASLV को। तो ASLV का जो पहला मिशन किया गया था वो 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। भाई याद रखिएगा, ASLV का पहला मिशन 1987 में। ये जो यान थे ना, ये बहुत कम वजन ले जाते थे। SLV जो यान था वो मात्र 50 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता था। कितने किलोग्राम तक का? 50 किलोग्राम तक का। ये केवल 50 किलोग्राम तक के वजन को अंतरिक्ष में भेजने के लिए ही बनाए गए थे। दूसरा जो ASLV बनाया गया था ये था तो 5 चरणीय। कितने चरणीय था? 5 चरणीय, लेकिन काम का नहीं था। पांचों चरण बेकार। दोनों के दोनों यान कोई खास उपलब्धि अर्जित नहीं कर पाए। 5 चरण बनाए गए, ईंधन भी इसमें SLV की अपेक्षा ज़्यादा भरा गया और 5 चरणों में ठोस ईंधन भरा गया, है ना। और इसका विकास किया गया था कि भैया तुम 150 किलोग्राम तक लेके जाना, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं ले जा पाए। इसके SLV के तो 4 मिशन किए गए और 4 में से 2 सफल 2 असफल हो गए, लेकिन ASLV के कुल 4 मिशन किए गए जिसमें से केवल 1 सफल हुआ। तो ये दोनों यान बहुत खास नहीं रहे, है ना। लेकिन मैंने फिर भी आपको इसकी डेट बता दी है, हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भले ही खास ना रहे हों, लेकिन शुरुआत थी और शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है ना। इन यानों के महत्व को और उस समय की आवश्यकता को नहीं भुलाया जा सकता। इन यानों ने भारत में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उतने ज़्यादा तकनीकी से सक्षम नहीं थे और ना ही हमारे पास उतनी ज़्यादा तकनीक थी। ऐसे में हमने इन्हीं यानों को विकास किया। भले ही ये पूरी तरह से हमारी इच्छाओं को पूरा ना किए हों, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो स्पेस प्रोग्राम है उसकी शुरुआत इन यानों ने जरूर की थी। इसके बाद देखते हैं, इन दोनों यानों के बाद जो अगला यान डेवलप किया गया उसका नाम था PSLV। क्या नाम था? PSLV। इसको लिख लो, मैं साफ कर रहा हूं, अच्छी तरीके से इनको लिखते रहिएगा, ये आपके एग्जाम में आते हैं। नाम क्या है? PSLV। चलिए, तो 2 तो आपने समझ लिए। चलिए, 2 तो आपने समझ लिए। अगले यान का नाम है PSLV। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। अगर ASLV का भी फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो
ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, याद रखिएगा, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये इसका फुल फॉर्म होता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये ही इसका होता है। ये काफी महत्वपूर्ण यान था, काफी महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए इसने कार्य किए हैं। ठीक है, तो पीएसएलवी की जो पहली उड़ान थी भाई, याद रखना, पीएसएलवी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण यान था और इसने हमारे देश के नाम को बहुत ज्यादा रोशन किया है, काफी वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। इस यान की जो पहली उड़ान की गई थी वो याद रखिएगा 1983 में की गई थी। इसने कुछ ऐसे खास खास मिशनों को किया है जिनको हम आज वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण सम्मान के साथ जानते हैं। जैसे इसने चंद्रयान फर्स्ट किया, जिसने चंद्रमा की सतह पर विश्व में सबसे पहले पानी की उपस्थिति को बताया था। इसने मंगल मिशन किया, अपनी क्षमता से बढ़कर भी कार्य किया। तो ऐसे मिशन के यान के बारे में जानते हैं। इसमें जो स्टेज थी, जो चरण थे इसमें, है ना, ये 4 चरणीय था। कितने चरणीय था? 4 चरणीय। इसमें जो 4 चरण थे उसमें जो पहला चरण था, पहला, उसमें ठोस ईंधन, फिर द्रव ईंधन, फिर से ठोस ईंधन, फिर द्रव ईंधन, इस तरीके से ईंधन भरा गया था। इसकी जो पहली उड़ान की गई थी, 1993 में की गई थी, 1993 में। लेकिन भाई ये जो पहली उड़ान किया वो असफल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई। इसने जिस पहली उड़ान को किया था उस कौन सा उपग्रह किया था? IRS-1B के लिए किया गया था। इसने पहला जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम है IRS इंडियन रीजनल सैटेलाइट 1B के लिए किया था, असफल हो गया था। इसी से इसका दौर शुरू हुआ। इसने भले ही पहली असफलता दर्ज की हो, लेकिन अब तक ये यान, सुनिएगा, 54 उड़ानें कर चुका है, 54 उड़ानें कर चुका है। और इन 54 उड़ानों में केवल इसकी 2 उड़ानें ही असफल हुई हैं, बाकी 52 उड़ानों में ये सफल रहा है। अभी हाल ही में शायद मैंने वीडियो डाला है, इसने फरवरी 2022 को एक नया उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया है जिसका नाम है EOS-4। क्या नाम से? EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4। इसने 2022 में अपनी ये 54वीं उड़ान भरी है। कौन सी उड़ान? 54वीं 2022 में, जिसमें सैटेलाइट इसने अंतरिक्ष में कौन सा लगाया है? EOS-4। ठीक है, इस सैटेलाइट को इसने अंतरिक्ष में लगाया है। तो ये काफी सफल यान है। मैंने बताया 4 चरणीय यान है जिसमें ठोस द्रव इस तरीके से ईंधन को भरा गया था। इसके बाद देखिए, इस यान का विकास मुख्य रूप से किया गया था वही सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के लिए। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, इस यान का विकास किया गया था सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के लिए, जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट कहलाती है। 600 से 1000 किलोमीटर तक की कक्षा को क्या कहते हैं? सूर्य तुल्यकालिक या सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट कहते हैं। 600 से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक की कक्षा को कहां से ऊंचाई नापना है? तो पृथ्वी की सतह से नापना है। 600 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की। परीक्षा में आ सकता है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा की ऊंचाई कितनी, कहां से कहां तक होती है? तो भाई 600 से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई क्या कहलाती है? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट कहलाती है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। इस कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए इस यान का विकास किया गया था। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा, ये यान वर्तमान में इस कक्षा तक 600 से 1000 किलोमीटर की कक्षा तक 1750 किलोग्राम तक के वजन को भेज सकता है। कितने को भेज सकता है? 1750 किलोग्राम तक के वजन को भेज सकता है। और अगर इस यान का प्रयोग किया जाए और 36,000 किलोमीटर, जी हाँ 36,000 किलोमीटर तक की कक्षा में जाना हो, किलोमीटर की कक्षा में जाना हो, जिसको क्या कहते हैं? जिसको GSO ऑर्बिट कहते हैं। GSO ऑर्बिट कहते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा। भूतुल्यकालिक कक्षा क्या कहते हैं इसको? भूतुल्यकालिक कक्षा, GSO, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भूतुल्यकालिक कक्षा। परीक्षा में कई बार आया है कि भूतुल्यकालिक कक्षा कितने किलोमीटर पर होती है? 36,000 किलोमीटर पर होती है। ठीक है, यहां तक भी ये यान जाने में सक्षम है और यहां तक ये लगभग
1400 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। कितने किलोग्राम तक का? 1400 किलोग्राम तक का। भाई सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट तक कितने किलोग्राम का? 1750 तक का। और GOS ऑर्बिट जो 36,000 किलोमीटर पर होती है, कितना वजन ले जा सकता है? 1400 किलोग्राम तक का ले जा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यान है। अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप PSLV के बारे में और भी अच्छा जान सकते हो। चलिए अब बात करते हैं भारत के सबसे हैवी यान के बारे में, लेकिन थोड़ी सा इसके बारे में और जान लेते हैं। इसकी 50वीं जो उड़ान थी, उस उड़ान के उपलक्ष्य में इसरो ने खुश होकर एक बुक लॉन्च की और इस बुक का नाम था PSLV@50। याद रखिएगा, PSLV एक किताब का नाम है @50। इसके अलावा इसकी सफलताओं से उत्साहित होकर इसरो ने इसे नाम भी दिया है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। याद रखिएगा, ये इसको पदवी भी दी है इसरो ने। क्या नाम दिया है? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ठीक है, तो किस यान को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहते हैं? PSLV यान को कहते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो इसकी उपलब्धियों से उत्साहित होकर इसरो ने यह उपलब्धि इसको दी है और इसकी 50वीं उड़ान पर इसरो ने बुक लॉन्च की है PSLV@50। ठीक है, GSLV इसके कई सारे वर्जन हैं, आप भी देखते होंगे न्यूज में। GSLV MK सेकेंड, और इसी का एक तीसरा वर्जन है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, GSLV MK थर्ड। ठीक है, MK का मतलब होता है मार्क और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये इसका फुल फॉर्म है। अब भाई इसका जो पहला मिशन किया गया था वो 2001 में किया गया था। ये 3 चरणीय है, 3 स्टेज वाहन है। ये कितने स्टेज वाहन है? 3 स्टेज। इसकी जो पहली चरण होती है, सबसे निचली चरण, उसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो दूसरी चरण होती है उसमें द्रव ईंधन का, और इसमें जो तीसरी चरण होता है उसमें क्रायोजेनिक इंजन का। याद रखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन। इसके बारे में भी आप बहुत अच्छा जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो GSLV यान का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो पहले से बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके देख लीजिए, आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन देखते हैं, 2001 में इसकी पहली उड़ान हुई थी। 3 स्टेज वाहन है ये, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा कौन सा? क्रायोजेनिक इंजन। इसके बाद देखें, इस यान का जो विकास किया गया था वो मुख्य रूप से किया गया था भाई जो उपग्रह हैं, संचार उपग्रह, उनको 36,000 किलोमीटर तक स्थापित करना था। इस ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए इन उपग्रहों का विकास किया गया था। क्यों? क्योंकि संचार उपग्रहों का जो वजन होता है वो 3,000 किलोग्राम से अधिक होता है। कितना होता है? 3,000 किलोग्राम से अधिक होता है। तो भाई भारत के पास ऐसा कोई भी यान नहीं था कि वो संचार उपग्रहों को अपने जो पहले विकसित किए हुए यान थे उनसे भेज पाए। इसीलिए भारत को जरूरत थी कि भारत किसका विकास करे? GSLV जैसे यान का, हैवी यान का विकास करे। कहा जाता है इस यान का, या बताया गया है इस यान का वजन जो है 640 टन है। कितना वजन है? 640 टन है। और इस वजन के कारण ही इसरो ने इसे फैटी वाय कहा है। याद रखिएगा, कौन सा वाय? फैटी वाय कहा है। क्या कहा है? फैटी वाय। याद रखिएगा, इसका वजन कितना है? 640 टन। इसरो ने इसको क्या कहा है? फैटी वाय कहा है। PSLV को क्या कहा है? PSLV को मैंने पहले बताया है वर्क ऑफ इसरो। क्या कहा है? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा है। इसको फैटी वाय क्या है? इसका विकास क्यों किया गया? तो इसका विकास किया गया था भाई संचार उपग्रहों को कहां तक भेजना था? 36,000 किलोमीटर तक भेजना था। कहां तक भेजना था? 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भेजना था। इसके बाद देखें, ये जब चीजें हो गई, ये यान बन गए हमारे, ये यान के बारे में था आपको
मैंने आपको बताया क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इनको जानते रहिए। ये तो हुआ भाई चारों यानों के बारे में छोटा संक्षिप्त विवरण। अगर विस्तृत विवरण चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लो।